नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में एक बार फिर से वक्त हो चला है कि हम आपको प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों से रूबरू कराएं, आपको बताएं कि हरियाणा की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है। और हरियाणा में जिस तरीके से किसान आंदोलन, चूंकि दिल्ली की सीमा पर डटे हैं किसान, तो इसमें हरियाणा पर भी इसका असर पड़ रहा है। और अब किसान आंदोलन को लेकर के केंद्र की स्ट्रैटेजी किस तरीके से है, किसानों की स्ट्रैटेजी क्या है, इन तमाम चीजों का असर सीधे तौर पर किसानों पर भी पड़ेगा और हरियाणा पर भी पड़ेगा। इसलिए हरियाणा की राजनीति में इस वक्त किसान आंदोलन भी एक प्रमुख मुद्दा है। चलिए आपको अब रूबरू कराते हैं आज के इस कार्यक्रम के जरिए कि किन किन मुद्दों के साथ आज हम हाजिर हैं सियासी गलियारा लेकर। किसानों और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत कल होनी है। किसान और सरकार दोनों की अपनी अपनी रणनीति तैयार की जा चुकी है, लेकिन इस बैठक के बाद क्या होगा, इसके लिए रिपोर्ट देखिए। नए कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार और किसान संगठनों के बीच टकराव जारी है। एक तरफ किसान कृषि कानूनों को लेकर वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी बैकफुट पर नहीं जाना चाहती है। दोनों के बीच अब तक 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। इसी बीच केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने किसानों को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे होगी। किसान यूनियन भी बातचीत के लिए राजी है। दरअसल किसानों ने सरकार को 29 दिसंबर को 11 बजे 4 प्रस्तावों के आधार पर मिलने का प्रपोजल भेजा था। किसानों की बैठक से पहले सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई। इधर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने एक दिन बढ़ा दिया, कोई बात नहीं, हम 30 दिसंबर को मिल लेंगे और ये बैठक फैसले से पहले मुकदमा है। क्या लगता है 30 को निचोड़ निकल पाएगा, कुछ चीज का समाधान निकल पाएगा? और क्या पता वहाँ जाकर भाई मुकदमे से पहले किसे फैसले का पता है। अगर समाधान नहीं होता तो पहली तारीख से परेड चला रही, कौन कौन ट्रैक्टर शामिल होंगे 26 जनवरी की परेड में, उसका एक रिहर्सल यहाँ पे पहली तारीख से होगा, तिरंगे झंडे लगा के। सरकार को बातचीत का प्रस्ताव देने के बाद किसान संगठनों ने नए साल पर देश भर में जगह जगह प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि हम 1 जनवरी को पूरे देश भर में प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन को तेज करेंगे। हमारी मीटिंग हमने रखी है 1 तारीख को, जहां पे कुंडली बॉर्डर पे हरियाणा वालों का टेंट है या लंगर भी वहीं पे है, KFC मॉल के थोड़ा सा बॉर्डर की तरफ है। 1 तारीख को 11 बजे मीटिंग रखी है। मेरा अनुरोध है कि छोटे बड़े जो भी कार्यकर्ता हैं वो सभी उस मीटिंग में भाग लें, क्योंकि मीटिंग किए काफी दिन हो गए हैं और सभी से एक बार मीटिंग करनी, राय मशवरा करना जरूरी है। जितने नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो भी जरूर आए। अब तक सरकार और किसानों के बीच 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई फैसला नहीं निकला। अब एक बार फिर दोनों पक्ष बातचीत की टेबल पर आए हैं। ऐसे में उम्मीदें बरकरार है कि ये 7वीं बैठक सफल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। किसानों और सरकार के बीच एक नहीं, दो नहीं, कई दौर की बैठक हुई। इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि किस किस बैठक में क्या हुआ और किसानों ने क्या कहा। 6 दौर की बैठक हो चुकी है, 7वें दौर की बैठक होनी है। मसला जब बड़ा हो तो समाधान में वक्त भी ज्यादा लगता है, और बात जब देश की उस आबादी की हो जो हमारा पेट भरती हो, तो वक्त लगना भी लाजमी है। दरअसल देश का किसान इस वक्त 3 कृषि कानूनों को लेकर सड़कों पर है और सरकार समाधान के रास्ते पर। यह दौर दरअसल 13 नवंबर से जारी हुआ, जब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसान नेताओं से बात की थी। हालांकि वो बैठक बेनतीजा रही थी और 19 दिन बाद 3 दिसंबर को फिर से बैठक बुलाने की बात की गई, लेकिन
किसानों के बढ़ते आंदोलन की वजह से ये बैठक 1 दिसंबर को बुलाई गई। 1 दिसंबर को किसान नेताओं और सरकार के बीच हुई बातचीत बस इस नतीजे पर पहुंची कि किसान 3 दिसंबर को उन मुद्दों के साथ आए जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा आपत्ति हो। इस बैठक में सरकार ने बातचीत के लिए किसानों के एक छोटी समिति के गठन का सुझाव रखा था, लेकिन किसान नेताओं ने इसे सिरे से नकार दिया। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही और अब अगली बैठक 3 दिसंबर को होगी। सरकार चाहती थी कि इसके लिए एक छोटी कमेटी का गठन हो, लेकिन किसान प्रतिनिधि चाहते हैं कि सभी लोग हर स्तर की वार्ता में शामिल हो। हमें उनका ये प्रस्ताव भी मंजूर है। वहीं 40 किसान नेताओं और सरकार के बीच 3 दिसंबर को हुई चौथे दौर की बैठक किस हद तक सकारात्मक रही, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किसानों ने सरकार की चाय तक का बहिष्कार कर दिया, चाय पर चर्चा को सिरे से खारिज कर दिया और गुरुद्वारे से लंगर मंगाकर किसानों ने खाना खाया। वहीं 5वें दौर की बैठक से जो उम्मीदें थी वो भी उस वक्त धूमिल हो गई जब वो भी बैठक बेनतीजा रही। ऐसे में सरकार ने किसानों के 6ठे दौर की बैठक का प्रस्ताव दिया। वहीं बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया कि किसानों के सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान खोजेगी। इसके साथ ही एमएसपी को हमेशा जारी रखने का दावा भी किया। एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें, लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतजार करेंगे। वहीं 5वें दौर की बैठक के बेनतीजा रहने से किसानों का आक्रोश और बढ़ गया। बातचीत का दौर थम गया, लेकिन एक बार फिर किसान और सरकार आमने सामने हैं। 30 दिसंबर को 7वें दौर की बैठक क्या करवट लेगी, इसका इंतजार सबको है। वहीं किसानों का आंदोलन बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। दिल्ली की सर्दी में किसान आंदोलन की गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि सरकार के साथ किसानों की बैठकों में कोई बात नहीं बन पा रही है। ऐसे में किसान परेशान है, बेहाल है और अपना आंदोलन बरकरार रखने को तैयार है, लेकिन अब भी उम्मीद बाकी है 30 दिसंबर को होने वाली 7वें दौर की बैठक से, जब एक बार फिर एक ही टेबल पर होंगे किसान और सरकार के नुमाइंदे और सबकी नजर होगी सरकार के आखिरी फैसले पर, जो बदलेगी किसानों की दिशा और दशा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बैठक, क्योंकि इस बैठक के बाद बहुत सारी चीज़ें तय होनी हैं। हालांकि किसानों ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अगर बात नहीं बनी तो आगे आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सरकार भी अपने तरीके से लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन में सहमति बन जाए और ये आंदोलन खत्म हो जाए। बढ़ते हैं आगे। यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बीजेपी प्रत्याशियों की जीत का दावा किया।
साथ ही किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसान संगठनों के पास कोई एक नेता नहीं है जो सरकार से बातचीत करे। हरियाणा में 27 दिसंबर को हुए निगम चुनाव के नतीजे आने में कुछ ही घंटों का वक्त बचा है और सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का दम भर रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी बीजेपी प्रत्याशियों की जीत का दावा किया और कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर चुनाव लड़ा और बीजेपी की जीत जरूर होगी। बहुत अच्छी तैयारी है और बहुत अच्छी सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर चुनाव लड़ा और मुझे पूरा यकीन है कि जनता का आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के ही लोग वहाँ पे चुनाव जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वहीं किसान आंदोलन पर बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी तक किसानों के 35 संगठन आंदोलन में शामिल है, लेकिन ये अपना एक नेता नहीं चुन सके जो सरकार से बातचीत कर सके। सभी एक साथ बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में इन किसान नेताओं के पीछे कोई नहीं है। अलग अलग जो किसान यूनियन और जत्थेबंदियां हैं वहाँ इकट्ठी हैं और वो 35 की 35 भी अभी तक एक नाम ऐसा नहीं चुन सके कि जिसको कहें कि जाओ सरकार के साथ बातचीत करके आओ और जो इसका फैसला होगा वो हमारा फैसला होगा। यानी कि ये जत्थेबंदियां स्वयं अपना फैसला इकट्ठे करके नहीं सकते। अगर इनका किसान का इनके लिए इतना बड़ा है तो इन्हें अपना स्वार्थ तो छोड़ना चाहिए ना, लेकिन ये इसमें से एक भी कम करने के लिए तैयार नहीं। 35 के 35 का ये है कि वो कहेंगे हम सारे के सारे इकट्ठे बैठेंगे तब बातचीत करेंगे। हमारे में से एक आदमी बातचीत नहीं कर सकता है, हमारे में से 2 या 4 या 5 बातचीत नहीं कर सकते, हम बातचीत करेंगे। साथ ही शिक्षा मंत्री ने किसान संगठनों से कहा कि सरकार इसके लिए खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है और ये बातचीत टीवी चैनल पर होनी चाहिए ताकि सभी को पता चल सके। जो शंकाएं किसानों ने जाहिर की है उनका सरकार जवाब देगी। अगर कोई समस्या रह जाती है तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा। पर कहो तो सही, बताओ तो सही, आप ओपन में करो। मैं समझता हूँ कि कमरे में बैठ के बहस ना करो, मैं कहता हूँ टीवी चैनल में करो बहस। सारे हिंदुस्तान देख लेगा ना किसकी बात सच है किसकी बात झूठ है, सारी दुनिया देखेगी, उसके सामने बहस हो जाएगी। तो करो बहस, उस बात पे आ जाओ। निगम चुनाव का नतीजा तो कल आ ही जाएगा, लेकिन सबको इंतजार है तो कल होने वाली सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बैठक का और उस बैठक से निकलने वाले नतीजे का भी इंतजार जनता बेसब्री से कर रही है। जनता टीवी के लिए यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय की रिपोर्ट। इधर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिजली विभाग से जुड़े कई मुद्दों की जानकारी दी, लेकिन जो अहम था वो किसानों का मुद्दा और उस पर रणजीत चौटाला ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ किसानों के साथ हैं। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बिजली से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबसे पहले सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2021 देश और प्रदेश के लिए अच्छा साल रहेगा। सरकार ने 7500 ट्यूबवेल कनेक्शन अब तक दे दिए हैं और फरवरी 2021 तक 3500 ट्यूबवेल कनेक्शन सरकार और दे देगी। 7,500 ट्यूबवेल आज के तारीख तक हमने इंस्टॉल कर दिए। 3,500 जो है वो फरवरी तक इंस्टॉल हो जाएंगे अगले 2 महीने में। साथ ही रणजीत चौटाला ने कहा कि बिजली विभाग के सभी खंभों की निशानदेही की जाएगी। वन विभाग के पेड़ों की गिनती के नंबर की तर्ज पर खंभों पर नंबर लगेंगे। 31 मार्च 2021 तक प्रदेश के सभी खंभों को ठीक किया जाएगा। 31 मार्च 2021 तक प्रदेश के जितने खंभे हैं उन पे मार्क कर रहे हैं। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे होता है कि आप जब हाईवे पे जाते हैं या स्टेट हाईवे पे जाते हैं तो लिखा होता है 47, 342, 187 खंभों पे जैसे जैसे नंबर आते हैं। पंचायती सेस पर बोलते हुए बिजली मंत्री ने कहा कि पंचायत से एक प्रपोजल मिला था, उसके आधार पर पंचायत सेस 2% लगा है, लेकिन बिजली विभाग इसमें केवल कलेक्टिव एजेंसी है। उसमें उन्होंने कहा कि जैसे म्यूनिसिपैलिटी पे टैक्स लगता है ऐसे ही रूरल एरिया पे टैक्स लगा के हमें कुछ रेवेन्यू चाहिए। ये उनकी तरफ से प्रपोजल है, हम तो कलेक्टिंग एजेंसी है, हमने वो 2% उनको जो गया है उनको जा रहा है, हमारा काम कोई टैक्स नहीं लगा रहा है। प्रदेश में इस वक्त किसान आंदोलन से बड़ा मुद्दा कोई नहीं है और इस पर बात करते हुए रणजीत चौटाला ने कहा कि मैं किसानों के साथ हूं और किसानों के पक्ष में हूं। मैं किसान रहा हूं, हमने बहुत एजिटेशन करे हैं, बहुत आंदोलन करे हैं और मैं भी इन किसानों को बधाई देता हूं, बहुत पीसफुली कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की कल केंद्र सरकार से बातचीत होनी है और जल्द समाधान की उम्मीद भी है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, इस मामले में केंद्र सरकार ने फैसला करना है, कल किसानों के पक्ष में फैसला होना चाहिए।
वो 3 चीफ मिनिस्टर है, उनका भी कोई, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका कोई रोल है क्या? हमारा कोई रोल ही नहीं है। रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उन्होंने करना है। भारत सरकार ने, पार्लियामेंट ने एक्ट पास करे हैं, 542 मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने करना है। ये सरकार भी जान रही है, सारी बात की जानकारी है, लोग भी जान रहे हैं। बहुत लंबी इस पे जिद्दोजहद होगी। हमारा ये है कि फैसला होगा किसानों के ठीक पक्ष में, ठीक तरीके से कल फैसला होना चाहिए। बिजली विभाग से इतर रणजीत चौटाला ने खुद को किसानों के साथ होने की बात कही और गेंद को केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया। साथ ही बिजली से जुड़े मुद्दों पर सरकारी काम का ब्यौरा भी उन्होंने पेश कर दिया। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सीवर की रिपोर्ट। हरियाणा में हुए निकाय चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इन नतीजों के आने में कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। ऐसे में चुनाव आयोग ने हर तरह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। किसान आंदोलन और कोरोना के बीच हुए इस चुनाव में दोनों दलों के दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। गठबंधन सरकार निगम चुनाव जीतकर बड़ौदा उपचुनाव की हार का कांग्रेस से हिसाब चुकता करना चाहती है, तो कांग्रेस बड़ौदा से शुरू हुआ जीत का सिलसिला बरकरार रखने की कोशिश में है। इन चुनाव के परिणाम भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करेंगे। रविवार को हुए मतदान के बाद चुनाव परिणाम 30 दिसंबर को आएंगे, जिसके लिए मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। हरियाणा में 3 निगम, रेवाड़ी नगर परिषद और सांपला नगर पालिका के लिए हुए मतदान के बाद अब मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। बात सबसे पहले सोनीपत की करें तो सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना। मेयर पद के लिए 14 टेबल पर होगी मतगणना। मेयर पद की मतगणना के लिए होंगे 18 राउंड। पार्षदों के लिए 20 टेबल पर होगी मतगणना। पार्षद पद की मतगणना के लिए अलग अलग राउंड में होगी काउंटिंग। मोहाना के बीच कॉलेज में बनाया जाएगा स्ट्रांग रूम। 3 स्तरीय सुरक्षा चक्र में रखी गई है ईवीएम मशीनें। निगरानी के लिए लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे। मतगणना के दौरान वीडियोग्राफी होगी। वही बात अगर रेवाड़ी की करें तो रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा नगर पालिका के लिए हुए चुनाव की मतगणना के लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतगणना के लिए तैयार रेवाड़ी। सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना। 6 मशीनों की होगी गिनती। 7 राउंड में होगी काउंटिंग। कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई है ईवीएम। नगर निगम चुनाव को लेकर अंबाला में भी काउंटिंग होगी, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। मतगणना के लिए तैयार अंबाला। सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना। मेयर पद की मतगणना के लिए लगाए 14 टेबल। पार्षदों के लिए लगाए गए 10 टेबल। ईवीएम को ट्रिपल लेयर सुरक्षा में रखा गया है। पहले होगी 1 से 10 वार्ड की गिनती। दूसरे चरण में होगी 11 से 20 वार्ड की गिनती। खैर, कौन जीतेगा और कौन हारेगा इसका फैसला कुछ घंटों में हो जाएगा, लेकिन ये तय है कि मतगणना के लिए चुनाव आयोग तैयार है और मतगणना के बाद आने वाले रिजल्ट को जानने के लिए जनता भी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के पंचकुला में भी निगम का चुनाव हुआ है। लोगों ने प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। पंचकुला में भी मतगणना होनी है और चुनाव आयोग की तरफ से इसको भी लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। में तैयारियों के लिए मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। 2 राउंड में मतगणना होनी है नगर निगम चुनाव की। 1 से लेकर 10 राउंड तक ये पहला राउंड होगा, 1 से लेकर 10, और 11 से लेकर 20 वार्ड तक जो काउंटिंग होगी वो दूसरे राउंड में होगी। मेयर और पार्षद की मतगणना एक साथ होगी। तो मेयर पद के लिए 6 उम्मीदवार पंचकुला में उतरे हुए हैं। 83 पार्षद पद के लिए उम्मीदवार मैदान में हैं। 16 बीजेपी के पार्षद पद के उम्मीदवार पंचकुला में मैदान में हैं, चुनावी मैदान में, और 4 जेजेपी पद
जेजेपी के 4 कैंडिडेट इस चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। मतगणना के लिए 20 टेबल लगाई जाएगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अब तैयार नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के एसीएस राजीव अरोड़ा ने वैक्सीन प्लान को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत की। इस वक्त कोविड की क्या स्थिति है और कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर हरियाणा सरकार कितनी तैयार है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और हरियाणा के गृह सचिव राजीव अरोड़ा हैं। सर, क्या तैयारी आपने की है? कोविड की वक्त स्थिति की बात अगर हम हरियाणा में करें तो क्या स्टेज है और कोविड वैक्सीन को लेकर कितने तैयार हैं सर हम? देखिए, कोविड की जो वर्तमान स्थिति है वो हरियाणा में पूर्ण रूप से कंट्रोल में है। इस टाइम पे जो एक समय में ऑलमोस्ट 3000 से ऊपर केसेस पर डे आते थे, तो आज हमारे 400 से कम केसेस जो हैं पिछले एक हफ्ते से आ रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पिछले 4 दिन का जो हमारा पॉजिटिविटी रेट भी है वो 1.2% आया है और पूरी स्टेट में इस टाइम पे 4040 केसेस जो हैं एक्टिव हैं। 97.35% रिकवरी रेट हो चुका है और 1.1% फर्टिलिटी रेट हमने मेंटेन किया हुआ है। तो इस टाइम पे जो कोविड है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन जैसा कि पिछले 7-8 महीने से आप देख रहे हैं कि जब भी कोई चीज़ कंट्रोल में आती है, अगर किसी प्रकार की भी ढिलाई बढ़ती जाती है, प्रिकॉशंस नहीं ली जाती हैं, और जैसा कि बहुत सारे देशों में भी ऐसा हुआ है कि एक बार बहुत नियंत्रण में होने के बाद भी ये स्थिति फिर से बिगड़ भी सकती है। तो इसलिए मेरे लोगों से यही आह्वान रहेगा कि चाहे आज के दिन में ये कोविड नियंत्रण में है, हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन किसी प्रकार की भी ढिलाई या इनडिसिप्लिन या इनडिस्क्रिशन जो है इस टाइम पे नहीं करनी चाहिए। सर, कोविड वैक्सीन कब तक उपलब्ध होने की उम्मीद कर सकते हैं और साथ ही उसको लेकर हरियाणा ने किस तरह से तैयारी की है? कोविड वैक्सीन की जो उम्मीद है, अब जनवरी के महीने में हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो उपलब्धता है इसकी वैक्सीन की स्टेट्स को करवाई जाएगी। हरियाणा ने 24 नवंबर के बाद से ही पूर्ण रूप से इसकी तैयारी कर ली है। स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग, स्टेट लेवल टास्क फोर्स की मीटिंग, सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स, ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोल्ड चेन साइट, 700 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं हमारे, 21,000 हमारी साइट्स हैं जहां पर ये एडमिनिस्टर की जा सकती है। वैक्सीनेटर्स करीब 5,145 जो रेगुलर वैक्सीनेटर्स हैं और एडिशनल भी मोबिलाइज किए जा सकते हैं। हमारे स्टेट वेयर हाउस, रीजनल वेयर हाउसेज, डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउसेज, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स का नेटवर्क, हर प्रकार से जो तैयारी है वो कर ली गई है। और जो भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक जो फ्रंटलाइन वर्कर्स में पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले वर्कर, उनकी आइडेंटिफिकेशन डाटा अपलोड कर दिया गया है, करीब 2 लाख के करीब है। सिमिलरली जो सेकंड कैटेगरी में अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स आते हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, पुलिस, सिविल डिफेंस, पैरामिलिट्री डिफेंस, इन सब का भी आइडेंटिफिकेशन हो गया है। 4.5 लाख के आसपास ये वर्कर्स आते हैं। और थर्ड कैटेगरी में पॉपुलेशन अबव 50 इयर्स ऑफ एज है, तो ऑलमोस्ट 58 लाख की पॉपुलेशन, उसका भी प्रोजेक्शन है हमारे पास। एंड फोर्थ कैटेगरी में पीपल बिलो 50 विद कोमॉर्बिडिटीज जो हैं करीब 2.5 लाख के आसपास वो हैं। तो ये सारी जो है हमारे पास जो तैयारी है वो कर ली गई है। जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके साथ जो हमने यहाँ पर लागू किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, उन दोनों को कंबाइन करके एक कोविन प्रोग्राम जो है वो तैयार किया गया है। तो हमारे साथ हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग और गृह सचिव राजीव अरोड़ा थे, जिन्होंने कहा कि कोविड की वैक्सीन की उपलब्धता का इंतजार है, जब उपलब्ध होगी उसके बाद तमाम तैयारी कर ली गई है। इसके साथ ही राजीव अरोड़ा ने लोगों से भी अपील की है कि जो कोविड की गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के साथ रहें और सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें और मास्क जो है उसका इस्तेमाल करें और किसी भी तरीके की ढिलाई फिलहाल बरतने की जरूरत नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि कुमार के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। या तो स्वास्थ्य विभाग के सीएस राजीव अरोड़ा को सुन रहे थे आप, और बहुत ही अहम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र इन्होंने किया। लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि जो दूसरा स्ट्रेन कोरोना का, और जिसके लिए यूके को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, कि वहां से जो एक लहर इस वायरस की एक और आ रही है, जिसकी वजह से यूके से आने वाली तमाम फ्लाइट्स को 31 दिसंबर तक के लिए रोक भी दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग पाए गए हैं हिंदुस्तान में जो इस वायरस से ग्रसित हैं। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये दूसरे स्ट्रेन वाला और घातक वायरस ज़्यादा तेज़ी से ना फैल पाए हिंदुस्तान में। इसको लेकर लगातार तमाम कोशिशें की जा रही हैं। एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया जी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि अभी और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो दूसरी लहर कह लीजिए या फिर दूसरा स्ट्रेन कह लीजिए, वो ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है हिंदुस्तान के लिए। तो ऐसे में
हिंदुस्तान के लोगों को थोड़ा और संभल कर रहने की ज़रूरत है और हम उम्मीद ये करते हैं कि आगे आने वाले वक्त में यानी कि अगले साल हिंदुस्तान के लोग और ज़्यादा सतर्क होंगे और बेहतर तरीके से कोरोना के खिलाफ जंग में शरीक होंगे। आज की इस पेशकश में अभी के लिए थोड़ा सा ब्रेक रहे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।